नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप हत्या केस का स्वतः संज्ञान लिया। मंगलवार को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 3 न्यायाधीशों की पीठ मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। 9 अगस्त को सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के कारण पूरे देश में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन हुआ। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें अदालत से इस घटना का संज्ञान लेने का आग्रह किया गया। इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। देश भर के डॉक्टरों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। घटना के एक दिन बाद पुलिस ने मामले में जुड़े एक सिविल वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि वह इस मामले में मुख्य संदिग्ध है। बाद में पुलिस जांच में खामियों का हवाला देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंप दिया। तेलंगाना में बच्ची ने चंदे के पैसे जुटाकर किया मां का अंतिम संस्कार। महिला ने कर ली थी आत्महत्या। तेलंगाना के निर्मल जिले के एक गांव में रविवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई। गरीब परिवार की एक बच्ची को अपनी मां का अंतिम संस्कार चंदे के पैसे जुटाकर करना पड़ा। महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया कि लड़की के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। लड़की की मां दिहाड़ी मजदूर थी और शराब पीने की आदी थी। उसने बृहस्पतिवार रात कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की पास में ही अपने रिश्तेदार के घर सो रही थी। अंतिम संस्कार के लिए पैसे न होने के कारण शोकाकुल लड़की अपने घर के बाहर असहाय बैठी रही। स्थानीय निवासियों ने उसे चंदे के तौर पर कुछ पैसे दिए। स्थानीय पुलिस ने भी अंतिम संस्कार के लिए बच्ची की मदद की। बाद में स्थानीय निवासियों की मदद से लड़की ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। मीडिया रिपोर्ट से बच्ची की स्थिति के बारे में जानकर बाहर के कुछ लोग भी उसके भविष्य के लिए मदद के लिए आगे आए। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनके निर्देश पर पार्टी के स्थानीय नेताओं ने बच्ची से मुलाकात की और तत्काल सहायता के रूप में 10,000 रुपये सौंपे। उन्होंने कहा कि मैं बच्ची से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा और हम देखेंगे कि उसके सुरक्षित भविष्य के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। चंद मिनट में ही लगा लाशों का ढेर, खून से लाल हुई सड़क, मंजर देख कांप गई रूह। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर गांव सलेमपुर के पास मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी को डग्गा मार बस ने टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 29 गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक की लापरवाही और तेज गति ने 11 लोगों की जान ले ली। 29 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हादसा तब हुआ जब बस चालक और दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहा था। सामने से वाहन दिखाई देने पर बस पहले पिकअप के सामने से टकराई और फिर उसका पिछला हिस्सा टकराया, जिससे ड्राइवर साइड की तरफ बैठे अधिकतर लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल के हालात देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। कई घायल पिकअप के पाइप पर लटके हुए थे। लोगों ने किसी तरह उन्हें उतारा। पिकअप में सवार घायल धर्मेंद्र ने बताया कि वह पिकअप में पीछे बैठे हुए थे। पिकअप सड़क किनारे बहुत धीरे चल रही थी। सामने से एक तेज रफ्तार बस आती दिखाई दी। इतना देर में ही धमाका हो गया। धमाके के 1-2 मिनट बाद तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। आंख खुली तो लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके साथ कई लोग सड़क पर तड़प रहे थे। रोने और चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अधिकतर लोगों के शरीर से खून निकल रहा था। कुछ पिकअप के पाइप पर लटके हुए थे। धर्मेंद्र के पिता की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद मौके पर काफी लोग जमा हो गए। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए जाम लगा दिया। उनका कहना था कि डग्गा मार वाहनों पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। इनकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों का कहना था कि हादसे के बाद कॉल करने पर पुलिस देरी से आई। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर लोग शांत हुए। महिलाओं ने रात को सड़कों पर उतर कर किया प्रदर्शन, पीड़िता के लिए न्याय की मांग। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और अन्य हिस्सों में रविवार की रात सैकड़ों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर रिक्लेम द नाइट अभियान को दोबारा शुरू किया। महिलाओं ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग की। इस अभियान के दौरान रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन सभी आयु वर्ग की महिलाएं जादवपुर, गोरिया, बेहाला, पटनाश्री, खाना, लेक टाउन और अन्य शहरों में एकत्र हुई और हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। निर्देशक अरिंदम सील, कौशिक गांगुली और अभिनेत्री चुरिनी गांगुली जैसी बांग्ला सिनेमा की प्रमुख हस्तियों ने भी प्रदर्शन किया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर अपराध के प्रबंधन को लेकर दबाव बढ़ गया है। पीड़िता के माता पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वह जनता के आक्रोश को दबाने की कोशिश कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर CBI ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से अपने हाथों में ले ली है। CBI की टीम ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपातकालीन वार्ड का 3D लेजर मैपिंग की और मुख्य आरोपी का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया। चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी में शामिल होने के कयास क्यों?
चंपई सोरेन रविवार को दिल्ली क्या पहुंचे, उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एक दिन पहले ही उन्होंने कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से भेंट की थी। हाल ही में वह कथित तौर पर दल बदल कानून के तहत जेएमएम से निष्कासित विधायक से मिले थे, जिनके बीजेपी में शामिल होने के कयास हैं। तो क्या सच में चंपई सोरेन ऐसा कुछ सोच रहे हैं? दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद चंपई सोरेन ने संभावित दल बदल से जुड़े सवालों को टालते हुए कहा, मैं यहां अपने निजी काम से आया हूं, अभी हम जहां पर हैं वहीं पर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने दिल्ली आए हैं। रविवार सुबह जब वरिष्ठ झामुमो नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए तो ऐसी अफवाहें उड़ी कि उनके साथ पार्टी के 6 विधायक भी हैं और वे भाजपा में जाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि झामुमो ने सोरेन के भाजपा में शामिल होने की खबरों को अफवाह मात्र करार दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा को डूबता जहाज बताया और कहा कि सोरेन कभी भी इसमें शामिल होने के बारे में नहीं सोचेंगे। भड़काऊ टिप्पणी पर धार्मिक नेता के खिलाफ एक और मामला दर्ज, सरकार से गिरफ्तारी की मांग। नासिर के सिन्नर स्थित पंचाले गांव में भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में धार्मिक नेता के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही सरकार से गिरफ्तारी की मांग की गई है। महंत रामगिरी महाराज ने प्रवचन के दौरान कथित तौर पर विवादित बयान दिया था। आरोप है कि राजगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसी घटना के विरोध में संभाजी नगर और अहमदनगर में सैकड़ों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रामगिरी महाराज के खिलाफ मुंबई और नासिक, छत्रपति संभाजी नगर, पुणे और ठाणे के अलावा बुल्ढाना जिले के जलगांव, जालोद, माहिम, पाईधोनी पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस्लामिक विद्वान समीउल्लाह खान ने बताया कि जलगांव जामोद पुलिस स्टेशन में पैगंबर का अपमान करने और नफरत फैलाने पर धार्मिक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने हिंदू संत की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि हम पैगंबर मोहम्मद की गरिमा पर हमले पर चुप नहीं बैठेंगे। अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो राज्य और देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएंगे। मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि भारत में ऐसे संवेदनशील अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। ठाणे में मौलाना साजिद उल रहमान की शिकायत पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, दुश्मनी को बढ़ावा देने, शांति भंग करने और अपराधी को धमकी देने के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि मामले में रामगिरी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के संदर्भ में उन्होंने वह टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, एकमात्र मकसद यह था कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। अब जो भी कुछ हो सकता है मैं उसका सामना करूंगा। अगर कोई मामला दर्ज किया गया है तो मुझे जब भी नोटिस मिलेगा मैं देखूंगा। राहुल गांधी ने कहा, केंद्रीय सेवाओं में लेटरल एंट्री से आरएसएस के लोग लाए जा रहे हैं। केंद्र में शीर्ष सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए लोगों को भर्ती किए जाने के केंद्र के ताजा प्रयास पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और संविधान को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। राहुल ने कहा कि यूपीएससी के माध्यम से पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करके आईएएस को प्राइवेट कर रही है। गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती इन सेवाओं में कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती करके एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि शीर्ष नौकरशाही पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व पहले से ही कम है और यह नई नीति उन्हें और बाहर कर देगी, जिससे सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली युवा अपने उचित अवसरों से वंचित हो जाएंगे। राहुल गांधी का बयान मोदी सरकार के लेटरल एंट्री के नए प्रयास के जवाब में आया है, जहां 45 विशेषज्ञ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर शामिल होंगे। परंपरागत रूप से ये पद भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय वन सेवा आईएफओएस और अन्य समूह ए सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इन सेवाओं में आरक्षण को दरकिनार करके अपनी पसंद के कैंडिडेट की भर्ती करेगी। ऐसे में राहुल गांधी का आरोप सोचने पर मजबूर तो करता ही है। इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात, युद्ध विराम के लिए प्रयास जारी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से वह 9वीं बार मध्य पूर्व में अपने राजनयिक मिशन पर पहुंचे हैं। इस सप्ताह के अंत में काहिरा में होने वाले समझौते पर पहुंचने के लिए मध्यस्थों ने अंतिम प्रयास के रूप में जो बिल पेश किया है, उससे ब्लिंकन रविवार को इजराइल पहुंचे। मंगलवार को मिस्र की यात्रा करने से पहले वह आज यानी सोमवार को इजरायली शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगे। इसके अलावा वह नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और राष्ट्रपति इसाक हार्डोग से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका, मिस्र और कतर ने कहा कि वह दोहा में 2 दिन की बातचीत के बाद एक समझौते पर पहुंच रहे हैं, जहां अमेरिका और इजरायल अधिकारियों ने समझौते के लिए आशा व्यक्त की है। वहीं हमास ने इजरायल की नई मांगों के प्रति प्रतिरोध का संकेत दिया है। प्रस्ताव में 3 चरण की प्रक्रिया को रखा गया है, जिसमें हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजरायल गाजा से अपनी सेना हटा लेगा और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।
वहीं मध्यस्थ वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ज्यादा आशावादी लग रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा, हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। संघर्ष विराम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम हार नहीं मान रहे हैं, हमारा प्रयास लगातार जारी है जब तक कि युद्ध समाप्ति की घोषणा न हो जाए। कोलकाता बलात्कार हत्या केस में गलत सूचना पर टीएमसी सांसद को पुलिस का समन। बीजेपी नेता के बाद अब टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे को भी बंगाल पुलिस ने समन भेजा है। सुखेंदु पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगा है। टीएमसी सांसद सुखेंदु प्रशिक्षु डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में एक्स पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे को आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले की जांच के बारे में कथित गलत जानकारी ट्वीट करने के लिए कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा है। उनको रविवार को शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। सुखेंदु रे ने ट्वीट कर केंद्रीय जांच ब्यूरो से सख्त जांच की मांग की। रे ने ट्वीट में कहा, सीबीआई को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई, हाल की दीवार क्यों गिराई गई, किसने रॉय को इतना शक्तिशाली बनाया, 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया। ऐसे सैकड़ों सवाल है, उनसे बुलवाइए। पुलिस ने दावा किया कि रे ने 3 दिन बाद अपराध स्थल पर खोजी कुत्तों को तैनात किए जाने के बारे में गलत सूचना ट्वीट की थी। कोलकाता पुलिस ने एक बयान में कहा, यह सूचना कि खोजी कुत्ते को 3 दिन बाद भेजा गया पूरी तरह से गलत है। खोजी कुत्ते को 2 बार भेजा गया, 9 तारीख को और फिर 12 तारीख को। सुखेंदु शेखर रे ने बीएनएस की धारा 35(1) के तहत नोटिस भेजा गया है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान हुई। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार हत्या को लेकर आधी रात प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वालों की अब पहचान सामने आने लगी है। इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल कर रिपोर्ट दी है कि 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता, कई किशोर और युवा और कुछ महिलाएं गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं। अंग्रेजी अखबार ने इसके आरोपित परिवारों से बातचीत की। कई पुरुष और महिलाएं उस रात अपने परिवार को यह बताकर घर से चले गए कि वे बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार वे तोड़फोड़ के मामले में आरोपी बन गए। यह तोड़फोड़ उस समय हुई जब डॉक्टर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ आधी रात को लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसा को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही पुलिस ने कथित तौर पर तोड़फोड़ में शामिल लोगों की 76 तस्वीरें जारी की है और 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने 15 लोगों के परिवारों से बात की, जिनमें से 14 को गिरफ्तार किया गया है और एक कथित तौर पर फरार है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से लगभग 3 किलोमीटर दूर नागेर बाजार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 24 वर्षीय सौमिक दास का घर है। वह एक जिम प्रशिक्षक है और स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता है। पुलिस द्वारा जारी की गई एक तस्वीर और वीडियो में कथित तौर पर उसे तोड़फोड़ करने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। पुलिस द्वारा जारी की गई एक तस्वीर में 40 वर्षीय जब्बार अंसारी कथित तौर पर आपातकालीन भवन के अंदर लोगों को निर्देश देते हुए दिखाई दे रहा था जब तोड़फोड़ हो रही थी। उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।